हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी के मिशन मसूरी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत है। और जो सबसे इस समय जो सबसे मेन इशू रहा है यूपीएससी प्रीलिम्स में वो है सीसेट। सीसेट एक्चुअली है कुछ नहीं, बस एक डर की वजह से ये फेल हो जाते हैं इसमें बच्चे, और कुछ बच्चे जिन पे आता है वो इसको थोड़ा इग्नोर में लेते हैं, इसलिए फेल हो जाते हैं। एक्चुअली में कुछ नहीं, इसके मैथ के सवाल हैं। सीसेट में ध्यान रखना, हमें मैथ के सवाल इनको देंगे। इससे पहले हमने पैसेज के सवाल है, उनका जो तरीका था, कंप्रेशन पार्ट के तरीका था, उसके हमने 8 से 10 क्वेश्चन डिस्कशन किए थे पिछले वीडियो में, वो अपलोड है और उसको आप देख सकते हो। यहाँ मैथ के सवाल है, उनको मैं बताऊंगा। और जो हर तरह के एक टाइप के एक सवाल होते हैं, और जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको अगली बार उसी टाइप के सवाल को करने के लिए उसी प्रकार के सवाल के आगे बढ़ना चाहिए। बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं लगाना। जैसे 19 के सवाल भी जाते हैं, 19 के सवाल पहले बार तो पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है। प्राकृतिक संख्या जो 0 से स्टार्ट होकर के एंड तक चलती है, अनंत तक चलने वाली जो संख्या होती है, 1 2 3 4 सब, ये सारी प्राइम नंबर होती है। इनको बोलते हैं प्राइम नंबर। ठीक है, ये माइनस में हो सकती है, प्लस में हो सकती है। ठीक है, तो सारी प्राइम नंबर है। तो P ये बोल रहा है कि P कोई संख्या है, Q कोई संख्या है, ये बोला है क्वेश्चन में, R भी कोई संख्या है और S भी। ये चारों क्या है, प्राकृतिक संख्या है, लेकिन हमें पता नहीं कि ये क्या है। दूसरी बात, इसने क्या हुआ, एक इक्वेशन दिया। एक बात आपको ध्यान रखना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, इक्वेशन सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि जितने अननोन उतने इक्वेशन होंगे तभी जाकर के पूरा आंसर निकल पाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये हर क्वेश्चन का आपसे पूछा जाए कि पी क्यू आर एस इब्री संख्या का क्या मान होगा, तो इसके लिए 4 क्या चाहिए, आपको इक्वेशन चाहिए, तभी जाकर के आप इसको निकाल पाओगे। सेकेंड चीज़ कि अगर आपसे इसमें पूछा जाता है कि कौन सा छोटा है और बड़ा है, तो इसमें क्या है कि ये इक्वेशन दी है, इसके आधार पर कुछ अनुमान लगा करके हम पहुंच सकते हैं कि उत्तर में से कौन सा बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा। तो इसने पूछा है कि P - 2016 ये बराबर है किसके, Q + 2017 के, है ना। ये भी बराबर है किसके, R - 2018 के। ये भी बराबर है किसके, S + 2019 के। तो इसमें से भी जानना चाह रहा है कि इनमें से P Q R S में से कौन सी संख्या बड़ी है। अब हमें कोई संख्या नहीं दी गई, कोई मान नहीं दिया गया कि किस तरीके से निकालना है, लेकिन हमें यह देखना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो जब भी आपको इस तरह की मिले कि कोई संख्या नहीं दी गई है, तो ये सारी बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी सब बराबर है आपस में। तो क्या करेंगे, इन सब के बराबर में हम एक अननोन संख्या और मान लेंगे। क्या मान लेंगे, माना कि वो एक संख्या इनके बराबर मान लेते हैं हम के मान लिया या बाई मान लिया या कुछ भी मान लिया, मान लिया मैंने x मान ली, तो एक संख्या x है, तो e इसके बराबर है, e इसके बराबर होगी। देखो e ये सब बराबर का मतलब है कोई भी हर संख्या आपस बराबर है। तो मैं क्या लिख लूँगा, P - 2016 बराबर x, ये इसके बराबर हो जाएगी। इसी प्रकार मैं क्या लिख दूँगा कि ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, इसी प्रकार मैं क्या लिख दूँगा, Q + 2017 बराबर भी x मान लूँगा, क्योंकि x है, ये सारी संख्याओं के इक्वेशन बराबर होगी, यानी सारी संख्याएँ उनके इक्वल माना है। ठीक है, मैंने माना है। इसी प्रकार मैं अगर बात करूं तो R - 2018 है, ये भी x के बराबर हो जाएगी। और ये संख्या क्या है, S + 2019 है, ये भी x के बराबर हो जाएगी। अब ध्यान रखना, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें आप आंसर नहीं निकाल पाओगे। क्यों, क्योंकि 5 अननोन है, 1 अननोन, 2 अननोन, 3 अननोन, 4 अननोन, और ये खुद एक संख्या, ये 5 अननोन। अब 5 अननोन है तो 5 अननोन और 4 इक्वेशन, यानी 4 समीकरण और 5 अननोन, ऐसी स्थिति में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व तो नहीं कर सकते, बट इनके आधार पर आप एक अनुमान जरूर लगा सकते हो कि इसमें सबसे बड़ा छोटा कौन सा है। अब देखो, मुझे निकालना है P Q R S का मान। तो इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करूंगा तो P - 2016 बराबर, यदि x है, बराबर मैंने क्या लिखा है, x लिखा है, तो P बराबर कितना होगा, x + 2016। सही बात है, नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया, ये माइनस का था, इधर जाके ये प्लस में हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि एक इक्वेशन में बराबर के अगर इधर प्लस है तो उधर माइनस हो जाएगा, उधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर गुणा है तो उधर भाग हो जाएगा, भाग है तो इधर गुणा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो मैंने ये कर लिया सॉल्व कि P का मान क्या होगा, x + 2016। इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ Q का, तो Q + 2017 है, तो ऐसी स्थिति में या इसके बराबर भी x है, तो Q की बात करूँ मैं, Q कितना होगा, x - 2017। ये 2 मान पता लग गया। इसी प्रकार में R - 2018 बराबर कितना है, x, और यदि मैं R की बात करूँगा तो x + 2018, ये बात भी आपको सही है। ठीक है, इसी प्रकार मैं करूँगा P, ये कहता है P - 2000 सॉरी, ये होगा, ये कहता है S + 2019, तो इधर करूँगा S, एक ही होगा, 3 होगा ना, 1 2 3। इसी प्रकार मैं S बराबर करूँगा तो S बराबर कितना है, S + 2019 बराबर भी x है, तो S बराबर क्या कर दूँगा मैं, x - 2019।
अब देखो 4 मान है आपके पास, 4 मान क्या क्या है ये देखो, 4 मान फोकस करना है। देखो p बराबर तो कितना है x प्लस 2016, ऊपर देखा है ना हमने, हल किया है ना, कोई अलग से नहीं लिखा है मैंने, ये हल किया है, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर मैं q की बात करूँ तो q बराबर कितना होता है x माइनस 2017, और r बराबर बात करूँ तो x प्लस 2018, और अगर मैं s की बात करूँ तो x माइनस 2019। अब इनमें से हमें देखो, अब हम मान तो नहीं निकाल पाए, लेकिन हमें समय एक पता लग जाए कौन छोटा है और बड़ा है। देखो x का मान तो है, एक संख्या है, ये तो आपको पता है, x का कोई ना कोई तो मान है। x का मान 10 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 4 भी, 3 कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें पता नहीं। लेकिन सारे एक्सों का मान तो एक ही होगा भाई, अगर x का मान मैं 10 मानूंगा तो सारे एक्सों का मान 10 ही होगा। तो ऐसी स्थिति में अब आपको आंसर पहुंचना है तो x का कोई भी एक मान मान लो। मैं सबसे समाधान ये है कि ऐसी स्थिति में आप x का कोई भी एक मान लो, कोई भी मान मान लो। आपका मन है 2 मान लें तो 2 मान लो, 3 है 3 मान लो। तो मान लो मैंने x का मान कल मान लिया 2, x का मान यदि मैं मान दिया तो अगर 2 x की जगह में 2 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2018, तो p का मान 2018 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इसकी बगैर मैं 2 रखूँगा तो इसका मान तो माइनस 2015 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी प्रकार मैं इसका मान 2 रखूँगा तो इसकी बराबर कितना होगा 2020 हो जाएगा, और अगर इसकी बगैर मैं 2 रखूँगा तो इसकी बराबर माइनस 2070 हो जाएगा। अब आप इन चारों में से बताओ, इन चारों में से कि कौन सी संख्या बढ़ी है, तो ऑब्वियसली r बढ़ी है। r का मान कितना आ रहा है 2020। ध्यान रखना कोई भी संख्या है, कोई भी तुम्हारा जो मान है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जो भी मान है मान लो, इससे आप बड़ी संख्या का मान निकाल लोगे। तो अब इसने पूछा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें r होगी। तो मेरा कहने का मतलब है देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा इसी तरह से सॉल्व करना है। ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन हर बार हर साल एक मिलेगा, अर्थात आपका एक क्वेश्चन यहाँ पक्का हो गया। तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन आपका पक्का है, बस हर बार ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना संख्या बदल सकती है, ये प्लस माइनस बदल सकते हैं, लेकिन हमेशा जब भी आपसे बराबर ये 3 की जगह 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, 6 भी दे सकते हैं, जितना देना देना हो, लेकिन आपको बराबर में एक संख्या मान दी, x k y z जो भी मानना है वो मानना, कोई भी एक मान रख लेना बराबर में, सबके बराबर में एक मान रखना। क्योंकि एक ध्यान रखना एक चीज़ होता है, बराबर में कुछ भी जोड़ना, कुछ भी घटाना, कुछ भी भागना। जैसे कोई संख्या ये a प्लस बी ए बराबर c प्लस डी है, तो इनमें इधर मैं अगर गुणा करूँ 1 2 और इधर भी मैं अगर गुणा करूँ 2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर मैं अगर करूँ 1 जोड़ूँ और इधर भी अगर मैं 1 जोड़ूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर मैं अगर 1 घटाऊँ और इधर भी मैं 1 घटाऊँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, इसी पर इधर भी भाग दूँ और इधर भी भाग दूँ मैं 2 से, तो इधर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अर्थात इक्वेशन के दोनों ओर समान घटाने, समान भाग देने, समान संख्या से गुणा करने और समान संख्या जोड़ने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट्स वाई मैंने एक समान संख्या मान ली इनके बराबर में x, उस x का मान मान लिया मैंने 2, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप कोई से एक मान सकते हो और आंसर पर पहुंच सकते हो। अब 20वें नंबर का को देखते हैं क्वेश्चन, पहले तो ध्यान से सुनना फिर चीज़ समझना। तो क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ 20वें नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 5 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं जिनमें अंक 1 2 3 4, ये 5 अंक है, 1 2 3 4 5, ऐसा कितनी अभाज्य संख्याएं जो अंकों की पुनरावृत्ति मत करो, ऐसे एक संख्या 2 3 4 5 एक तो ऐसे बनेगी, 1 2 1 3 4 5 ऐसे बनेगी। तो ऐसी कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिनमें कितनी अभाज्य संख्या बनाई जा सकती है। तो अभाज्य संख्या पहले बात पता होनी चाहिए आपको क्या है। अभाज्य संख्या वो संख्या जो खुद के अलावा किसी और से भाग नहीं जाती, किसी अन्य से डिवाइड नहीं होती, उन्हें हम क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या। अब देखो इतनी बड़ी संख्याओं में कितनी संख्याएं बनेंगी तो आप अनुमान नहीं लगा पाओगे, क्योंकि अभाज्य संख्या कितनी बनेगी। तो इसमें कोई न कोई लॉजिक तो है, कोई न कोई लॉजिक तो है। तो सबसे पहला काम ऐसा करना है कि इनके सारे अंकों को योग देखना है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, वो देखना 3 और 3 6, 6 6 10 5 15। तो ध्यान रखना अगर कोई भी हम संख्या बढ़े, उस संख्या के योग यदि 3 15 का 15 है, उस संख्या के अंकों का योग हमेशा 15 रहेगा। चाहे मैं संख्या 1 2 3 4 5 बनाऊँ, चाहे 5 3 2 4 1 ऐसी बनाऊँ, इन संख्या के अंकों का योग हमेशा 15 रहेगा। और आपको पता है जिस संख्या के अंकों का योग यदि 15 है वो संख्या 3 से विभाजित होगी, क्योंकि 3 का फंडा मैंने पढ़ा है। और यदि कोई संख्या 3 से विभाजित है तो मैं चाहे किसी भी संख्या बढ़ाऊँ, वो संख्या कभी अभाज्य संख्या हो ही नहीं सकती। जब अंकों के योग में ही अगर 3 का भाग जा रहा है तो डेफिनेटली उस पूरी संख्या, चाहे मैं 1 को आगे रखूँ, 2 को पीछे रखूँ, 3 को आगे रखूँ, 4 को पीछे रखूँ, कैसे भी रखूँ, वो हर संख्या 3 से विभाजित होगी। और जो संख्या 3 से विभाजित होगी वो संख्या कभी अभाज्य संख्या नहीं होगी। अर्थात इसका आंसर क्या हो गया 16। तो ध्यान रखना, कभी डाउट मत होना कि यार कैसे निकालें। हमेशा ऐसी स्थिति में कोई न कोई आपको डाउट देगा। इसलिए मैंने आपको बताया था, मैंने आपको 1-2 वीडियो भेजी थी और मैंने आपको बताया था कि 2 का भाग का क्या नियम है, 3 का भाग का क्या नियम है, 4 का भाग का क्या नियम है, 5 का भाग का क्या नियम है। हर नियम आपको पढ़ना है, वो ऐसी जगह आपसे इंप्लीमेंट होता है और फिर जाके आप उसके आंसर पर पहुँच पाओगे।
ठीक है ना। तो अर्थात इसका आंसर होगा ए। देखो अब इसमें कोई अपना ऐसा मैंने नहीं बोला आपसे कि कोई बहुत बड़ी दिमाग वाली बात है, बहुत इजी टाइप में सवाल है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किसी भी स्थिति में मत छोड़ना, ठीक है ना। और पास होने से क्यों घबराते हो, सेट में 27 नंबर चाहिए, और ऐसे इजी क्वेश्चन आते हैं, 27 तक किसी भी पेपर में पहुंच जाओगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आपको ध्यान रखना, डायरेक्शंस का जैसा आता है, दिशा का सवाल हमेशा आता है, हमेशा दिशा का सवाल हमेशा आता है, और कई बार इसको हम गलत करके आते हो। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लेना। दिशा, सबसे पहले आपको 2 दिशा पता होनी चाहिए। दिशा देखो, दिशा है ये इधर की साइड हो गई, ये हो गई नॉर्थ, ये हो गई वेस्ट, ये हो गई ईस्ट, ये हो गई साउथ। हमेशा आपको नॉर्थ के, अगर देखो अब नॉर्थ, अगर मैं व्यक्ति कोई नॉर्थ की तरफ मुँह करके बैठा है तो उसका ये हो गया लेफ्ट, उसका ये हो गया राइट, ठीक है, ये बात सही है ना। इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति साउथ की तरफ मुँह करके बैठा हुआ है तो उसका इधर हो गया कौन सा, राइट, और इधर हो गया कौन सा, लेफ्ट। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो दिशाएं आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा ये दिशा तो है ही है, इसके अलावा इन दिशाओं में ये 7 दिशा तो 90 डिग्री पे काटती है, लेकिन कुछ दिशाएं ऐसी होती है इसके इनके बीच में। तो ये कौन सी दिशा होगी, एक दिशा ये होगी, इनके कौन सी दिशा होगी, इसी प्रकार एक दिशा ये हो गई, इसी प्रकार एक दिशा ये होगी, ये 4 दिशा हो गई। तो इसको बोलेंगे अपन नॉर्थ और ईस्ट, ध्यान रखना, उत्तरी पूर्वी, ठीक है ना। इसको बोलेंगे हम दक्षिणी पूर्वी, ध्यान रखना। उत्तर और दक्षिण को सामान्यतः आगे लिखते हैं इसलिए। तो इसमें लिखेंगे अपन क्या, तो इसमें लिखेंगे उत्तरी पश्चिमी, और इसमें लिखेंगे उत्तरी दक्षिण। तो ये आपको डायरेक्शन से एक तो हमेशा पता होना चाहिए, हमेशा। और डायरेक्शन का ये एंगल होगा, ये 45 का होगा, और ये पूरा एंगल होगा ये 190 का होगा, और ये पूरा हो गया ये 180 का हो गया, ठीक है। तो एंगल जरूर ध्यान रखना है। अब आपको कुछ नहीं करना है, आगे मुड़ के पीछे मुड़ के, पीछे का मतलब उल्टा, आगे का मतलब सीधा, ठीक है ना। और पीछे वाला उल्टा, अगर कोई व्यक्ति उल्टा चल रहा है तो उसका लेफ्ट उल्टा होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन चलना है, देखो, ठीक है। देखो एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधा 25 मीटर चलता है। मान लें कोई व्यक्ति एक्स, मतलब कोई व्यक्ति है, उसका घर है, ये घर है, और इसका मुंह ये है। तो मुंह किसकी साइड है, उसका नॉर्थ की साइड। लेकिन मुंह किसकी साइड है, उसका नॉर्थ की साइड, यानी ये क्या है, उसके घर का गेट है, तो किसकी साइड है, नॉर्थ की साइड। लेकिन वो व्यक्ति अपने घर के पीछे से, यानी कि साउथ की साइड से जा रहा है। तो कहाँ से जा रहा है, इधर से। कितना चल दिया, 25 मीटर चल दिया। कितना चल दिया, 25 मीटर। कितनी ओर चल दिया, साउथ की ओर चल दिया। ये व्यक्ति इस घर से, अब ये व्यक्ति क्या किया, इस घर से चला और इधर से चल के कितना हो गया, 25 मीटर चल दिया, ठीक है, क्योंकि उल्टा चला है, घर का मुंह तो इधर है, ये उल्टा चला है, ठीक है। फिर हुए हैं 50 मीटर, फिर वो क्या करता है, दाएं मिल जाता है। अब देखो मैंने बोला कि अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में मुंह कर रहा है तो उसका ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, और अगर कोई व्यक्ति साउथ में मुंह कर रहा है तो उसका ये राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। तो इसी प्रकार से अगर ये व्यक्ति नॉर्थ में मुंह कर रहा है, अगर नॉर्थ की तरफ जा रहा है तो इसका इधर हो गया राइट और इधर हो गया लेफ्ट। तो इसलिए व्यक्ति अब क्या बोल रहा है, बाईं ओर, बाईं का मतलब दाहिनी ओर, दाहिनी ओर का मतलब है राइट। तो ये व्यक्ति राइट किधर गया, 50 चला गया, 50। और एक चीज़ ध्यान रखना, जैसे ये लंबाई 25 है, ये 50 है, तो हमेशा ये बड़ा करना, नापना नहीं है, बस थोड़ा सा आइडिया से। जैसे 25 की लंबाई है वो 50 की लंबाई से छोटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार ये इतना कर देंगे, इतना कर देंगे, तो 50 मीटर ये इधर की साइड चल दिया। फिर वो है बाएं मुड़ जाता है। अब देखो ये व्यक्ति इधर मुंह कर रहा है, तो इधर मुंह कर रहा है, तो इस व्यक्ति का आप देखो इधर की तरफ उल्टा होकर देखना, तो इधर मुंह कर रहा है तो ये इसका लेफ्ट हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद वो है बाएं, फिर वह मुंह कर रहा है, और इसके बाद वो व्यक्ति क्या कर रहा है, 25 मीटर चलता है। तो इसके बाद भी ये व्यक्ति क्या चल दिया, 25 मीटर चल दिया। इसके बाद भी व्यक्ति 25 मीटर नीचे, अब इधर लेफ्ट है, इधर जाएगा 25 मीटर, तो ये 25 मीटर आ गया। और अब किधर की साइड आ गया, यहाँ आ गया 25 मीटर। अब किधर की साइड आ गया, यहाँ 25 मीटर आ गया। यदि उसके घर का मुख पूरब की ओर बहता है तो उसकी प्रारंभिक दिशा किस बात। अब ध्यान रखना, अब ये क्वेश्चन मैंने गलत तरीके से स्टार्टिंग किया था, इसलिए हम आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है ना। अब मैंने क्वेश्चन गलत तरीके से स्टार्टिंग किया, इसलिए नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मैंने इसलिए किया कि आपको गलती बताना चाहता था। अब इसको क्या करो, यहाँ से काट दिया। मैं अब स्टार्टिंग करूँ क्वेश्चन को, हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चन की स्टार्टिंग यहाँ से करनी है। हमेशा पहले पता लगाना है कि उस व्यक्ति के घर का मुंह किधर है। तो कोई व्यक्ति है, उसके घर का मुंह है वो इधर की साइड है, या ये कोई व्यक्ति है, उसका घर का मुंह किधर की साइड है, पूरब की ओर, ध्यान रखना। इसलिए अब मैंने यहाँ नॉर्थ मान लिया, इसलिए उल्टा हो गया। तो ध्यान रखना उसका घर किधर की साइड है, ये घर का गेट है, ठीक है ना। अब देखो हमेशा क्वेश्चन को लास्ट से पढ़ना है, आपको लास्ट से पढ़ना है, ठीक है ना, हमेशा। इसलिए मैंने क्वेश्चन को चेक करके आपको बताया गलत किस तरीके से होता है, उसमें आंसर पर नहीं पहुंच पाऊंगा, बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसलिए आप ऐसे करना है। तो स्टार्टिंग की कि उस व्यक्ति का सबसे पहले पता होना चाहिए घर का मुंह किधर है, तो घर का मुंह किधर की साइड है, पूरब की ओर, ठीक है। अब इधर व्यक्ति का घर है, उसका घर इधर है, ठीक है, इधर गेट है। अब उल्टा स्टार्ट कर दे, यहाँ से क्वेश्चन शुरू से स्टार्ट करो। देखो अपने घर के पीछे, यानी घर का पीछे ही हो गया इधर की साइड,
भाई ये इधर घर का मुँह है तो इसके पीछे इधर की साइड ये व्यक्ति कितना चलता है, 25 मीटर चलता है। ये क्या होगा, वेस्ट। तो वेस्ट की साइड ये व्यक्ति 25 मीटर चलता है, ठीक है। इसके बाद दाहिना, अब ये देखो, ये अगर आप देखोगे तो इधर हो गया ये राइट, इधर हो गया लेफ्ट। अगर इस व्यक्ति का मुंह इधर है तो इसके बाद ये क्या करता है, अपने दाएं यानी कि राइट की तरफ 50 बदलता है, इधर बढ़ा। अब ध्यान रखना, ये 25 से तो बड़ा बढ़ा देना इस 50 में। अब व्यक्ति आ गया यहाँ, कितना चला, 50 मीटर चला। इसके बाद वह व्यक्ति इसके बाद क्या कर रहा है कि यह व्यक्ति इसके बाद यहाँ तक चला गया। इसके बाद ये अब इधर आप देखोगे तो ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, ठीक है। इसके बाद वो व्यक्ति बाएं मुड़कर यानी लेफ्ट की तरफ मुड़कर कितना चला जाता है, 25। तो मान लें ये कितना होगा, 25 मीटर। तो व्यक्ति यहाँ तक चला जाता है, यहाँ तक चला जाता है। तो अब वो पूछ रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो ये बिंदु से वो किस दिशा में है। तो अगर मैं इसकी दिशा निकालूंगा, क्योंकि ये व्यक्ति यहाँ पर है तो इसकी दिशा निकाल गई ये, ठीक है। तो अगर मैं इसकी दिशा निकालूंगा तो आप समझ सकते हो दिशा कौन सी होगी। तो मैंने आपको अभी बताया था कि अगर, ध्यान रखना, अगर ये पूरब है तो ये पश्चिम हो गया, तो ये और ये उत्तर हो गया और ये दक्षिण हो गया। तो अगर मैं बात करूँ इस दिशा की, अगर मैं बात करूँ ये दिशा कौन सी होगी, तो दिशा कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम। ये कौन सी होगी, उत्तर पश्चिम, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, डी। तो मे भी इसका आंसर डी होना चाहिए, डी करेक्ट। तो ये नहीं है, देखो मैंने आपको इतनी डिटेल से सवाल इसलिए बताया क्योंकि ध्यान रखना हम गलती कहाँ करते हैं, हम कई बार क्वेश्चन को स्टार्ट करते ही चला देते हैं। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन हमेशा अंतिम लाइन से पढ़ के स्टार्ट करना है। अंतिम लाइन का पढ़ने का मतलब यह है कि आपको जब तक पता लग जाए कि उस व्यक्ति का मुंह किधर की साइड है, तब तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हो सकता। इसलिए कोशिश करना कि उस व्यक्ति का मुंह किधर की साइड उसकी ओर करना है। और इसके अलावा फिर बोल देता हूँ, अगर कोई व्यक्ति इधर की साइड है तो इसका लेफ्ट राइट हो गया, अगर कोई व्यक्ति इधर की साइड है इसका राइट इसका लेफ्ट हो गया, इसकी साइड इसका लेफ्ट इधर राइट हो गया, इसकी साइड इसका राइट है उसका लेफ्ट हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इनका डायरेक्शन का आपको पता होना चाहिए। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको 1 से 2 मिलेंगे, तो फिर आखिरकार क्यों गलत करते हो सकता है आपसे एंगल भी पूछ ले, तो ये एंगल है 45 का है। अब पूछा कि इस बिंदु से किधर की दूर है, तो ये बिंदु अगर यहाँ था तो इस बिंदु से इसकी दिशा यहाँ है, तो एंगल अगर देखोगे तो इससे एंगल ये हो जाएगा इसका, तो ये कितना हो गया 135 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 90 तो ये और 45 ये। इस तरीके से एंगल ही पूछ ले तो एंगल वाले सवाल हम देखेंगे, लेकिन क्वेश्चन हमेशा इस तरीके से आएगा। अब आप बताओ क्या टप है इसमें, कोई अलग चीज़ नहीं बता रहा। ऐसे क्वेश्चन आपको 1 से 2 मिल जाएंगे। अब इनको क्यों गलत करके आओ, ये तीनों क्वेश्चन आपको 100% हर बार मिलेंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार मैं अगले जा रहा हूँ, इसी प्रकार देख अगला देखो। अब हम पढ़ते हैं कथन और निष्कर्ष के सवाल। एक बार ध्यान रखना, इनको मैं लिख रहा हूँ। अगर हम पढ़ते हैं कथन और निष्कर्ष के सवाल, देखो ध्यान रखना, कथन और निष्कर्ष में जो चीज़ कथन में बोली गई है वही चीज़ निष्कर्ष में निकलेगी। पहली बात तो जो चीज़ कथन में बोली गई है वही चीज़ उसके निष्कर्ष में होनी चाहिए, चाहे वो गलत है या सही है। अगर वो सही निष्कर्ष में निकल रही है तभी उस निष्कर्ष को सही मानना है, अगर वो निष्कर्ष में नहीं निकल रही तो उस निष्कर्ष को सही नहीं मानना है। तो अब देखो, ये आपको 2 स्टेटमेंट दी हैं और 2 निष्कर्ष निकालें। सभी संख्याएं, पहला स्टेटमेंट क्या है, सभी संख्याएं 2 से विभाजित है। मान लें सभी संख्याएं 2 से विभाजित है, अर्थात वो कौन सी संख्या है, सम संख्या, ये तो आपको पता है, ठीक है। और दूसरी बात, सभी संख्याएं जो 3 से विभाजित है ना, तो वो 3 से विभाजित होगी। अब ये कथन है, ये 2 कथन है कि कोई संख्या जो 2 से, वो संख्या जो 2 से विभाजित है, जैसे 2 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन सी है, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 16, नहीं 15 नहीं, कितना हो गया, 14, 16, 18, 20, ये संख्या, मतलब ऐसे 10-5 संख्या लिख लेना। तो देखो ये सारी संख्या 2 से विभाजित है, ठीक है। तो पहला कथन तो होगा। दूसरा कथन, वो सभी संख्या जो 3 से विभाजित है, और 3 से विभाजित कौन कौन सी, एक ये और एक ये 3 से विभाजित है, ये 2 कथन है। तो 2 कथनों के आधार पर निष्कर्ष निकालना है। और निष्कर्ष फर्स्ट क्या करा है कि तो वो सभी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। ये बात सही है कि वो संख्याएं जो 2 से विभाजित है और 3 से विभाजित है, वो सभी संख्याएं 6 से विभाजित होंगी। देख लो, ये 2 से हुए 3 से है तो 6 से हुए, ये 2 से हुए 3 से तो 6 से भी है, ये 2 से भी है 3 से भी है 6 से भी है, अर्थात ये स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट, ठीक है, पहला निष्कर्ष है वो करेक्ट। लेकिन दूसरी बात, वो सभी संख्याएं 4 से विभाजित होंगी। तो देखो ये 4 का विभाजित इसमें नहीं जा रहा, हालांकि इसमें जा रहा है लेकिन इसमें नहीं जा रहा, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि 6 में और 18 में 4 का भाग नहीं जा रहा, जबकि 6 में और 18 में 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, इसलिए स्टेटमेंट 2 इज रॉन्ग। अब बताओ, मैंने 2 का और 6 का और 4 का नियम ही तो पढ़ा है, इसके अलावा क्या लिखा है, तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया, तो पहला निष्कर्ष सही है ना। तो इसमें निष्कर्ष फर्स्ट सही है, इसलिए आंसर ए होगा। तो आंसर ए करेक्ट,
बताओ। अब ये बताओ, एक क्वेश्चन इतने सीधा साधा है। अब देखो इसमें ये संख्या दी है, इसी तरीके से गणित का और कोई तरीका का सवाल देगा, व्हाट, ध्यान से पढ़ना है आपको। इस तरीके से 2-5 संख्या लिख देनी है और उस तरीके से उसको सॉल्व करना है। पहले देखना 2 से कौन कौन से जा रहा है, फिर 3 से कौन कौन का जा रहा है, और फिर क्वेश्चन पे आना कि निष्कर्ष पूछ क्या है। तो आपको पता ही, तो मैंने आपको शुरू में बताया था, जो संख्या 2 से विभाजित होगी, जो संख्या 3 से विभाजित होगी, ध्यान रखना, तो वो संख्या उससे गुणा से विभाजित होगी। देखो अगर कोई संख्या ए से विभाजित हो रही है और यदि कोई संख्या बी से विभाजित हो रही है तो वो संख्या ए इंटू बी से विभाजित होगी, नियम है, ये चीज़ ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसलिए अगर कोई संख्या 2 से विभाजित हो रही है, 3 से हो रही है, तो वो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी, अर्थात 6 से विभाजित होगी, इसलिए स्टेटमेंट ये तो वैसे ही हो गया। और दूसरी बात, जो संख्या 2 से हुआ है, 3 से, जरूरी नहीं होगा 4 से, क्योंकि अगर जैसे हम संख्या बात करते हैं जैसे 6, तो 6 से 4 से विभाजित नहीं है, इसलिए निष्कर्ष तो गलत, क्योंकि उसने सभी संख्या की बात बोली है। अगर बोलता कुछ संख्या है, हाँ बात सही है कि कुछ संख्याएं तो विभाजित होंगी, जैसे 12 है, 12 4 से विभाजित होती है, लेकिन इसने बोला सभी, इसलिए निष्कर्ष 2 गलत हो गया। तो हम आंसर में पहुंच गए। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्यों सी सेट गलत लग रही है, क्या है इसमें जो आपको गलत लगता है। और ये ट्रेंड का सवाल आपको, ये यहाँ तो आपको संख्या का दे दिया, कोई सवाल आपसे कॉमन सेंस का पूछेंगे, तो इस निष्कर्ष इसमें जो बात हो रही है उनसे बाहर नहीं जाना है, इसमें जो बात हो रही है उससे बाहर नहीं जाना है। और यदि आप बाहर नहीं गए तो उसके आंसर में पहुंच जाओगे। और ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 आएंगे तो बताओ क्यों फेल हो रहे हो। अरे 40 से 45 क्वेश्चन आपके मैथ में आते हैं, और मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप एक बार इनको तरीकों को 2-3 सवाल 4-4 सवाल करके देखो, आप 40 से 45 में से 40 से 45 सवाल गलत कर दोगे, सही कर दोगे, और आपको ना पैसेज करने की ज़्यादा दिक्कत ही नहीं आएगी। देखो कुछ सवाल टफ आएंगे, उनको छोड़ देना, उनके साथ माता पिची नहीं मत बनाना, लेकिन एटलीस्ट 45 सवाल है, 55 सवाल अगर मैथ रीजनिंग के आ रहे हैं 55 सवाल, तो 55 में से 40 सवाल तो करना, 15 छोड़ देना, ठीक है, और 10-5 सवाल उससे कर लेना। तो क्यों इतना डर लग रहा है आपको, 27 क्वेश्चन चाहिए, क्यों इतनी टेंशन कर रहे हो, तो इसलिए इस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। अब इसी प्रकार अगले क्वेश्चन पे जाते हैं हम। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो वही निष्कर्ष वाला है, निष्कर्ष बोला है इसने। अब देखो क्या कॉमन सेंस का सवाल निष्कर्ष है। अब ये निष्कर्ष में एक बार निकाल लेता हूँ ताकि अगले पेपर में इस प्रकार के निष्कर्ष के सवाल आप निकाल के देखना, ठीक है। तो निष्कर्ष निकालना है, कथन पढ़ो पहले तो अच्छे से। सभी बिल्लियाँ कुत्ते हैं, तो देखो ये सभी बिल्लियाँ हैं, ये बिल्ली कैट है, और सभी कैट क्या है, डॉग है। तो डॉग है तो इसके अंदर आ जाएंगे कैट, क्योंकि सभी का आता था हमेशा ऊपर, जिसके अंदर आती है, तो ये कैट होगी, किसके अंदर आएगी, डॉग के अंदर, तो सभी ये डॉग होंगे, तो डॉग के अंदर आएगी कैट, यानी कि हर कैट डॉग जरूर होगी। उसने बोला है कि हर कैट, सभी कैट डॉग है, तो इसके अंदर आने से क्या होता है, ऐसा साइड जो बोलते हैं सर्कल आप जरूर बना लेना। ऐसा सर्कल कैसे बनेगा, क्योंकि सभी को पहले लेना है, तो जो सभी के पास होगा उसको पहले लेना है, तो पहले कैट को अंदर ले लेना है और उसके ऊपर डॉग को कर देना है, ठीक है, इतना काम कर दिया। फिर इसके बाद अगला स्टेटमेंट हो गया, सभी बिल्लियाँ काली हैं, तो ये बिल्लियाँ हैं, ये सारी बिल्लियाँ क्या है, काली है। तो ध्यान रखना हर बिल्ली का नाम कलर कैसा है, काला है, ठीक है। तो सभी कुत्ते काले हैं, ये बात तो गलत है, क्योंकि जो कुत्ते काले हैं वही बिल्लियाँ काली हैं, क्योंकि देखो कुत्ते तो सभी नहीं आएंगे, ये कुत्ते तो बिल्ली में आएंगे नहीं, जो बाहर के कुत्ते हैं तो बिल्ली नहीं आएंगे, तो सभी तो नहीं होंगे, ठीक है। तो इसलिए स्टेटमेंट पहला गलत हो गया। और कुछ कुत्ते काले नहीं है, कुछ कुत्ते काले नहीं, ध्यान रखना एक स्टेटमेंट इसमें कि हमें पता नहीं है कुत्ते काले हैं या नहीं है, क्योंकि लेकिन इसमें निष्कर्ष निकालते टाइम एक ध्यान रखना, अगर कथन में नेगेटिव पॉइंट नहीं लिखा है कहीं पर, तो आप अपने दिमाग से कोई नेगेटिव निष्कर्ष मत निकालना। अगर कथन में कहीं भी नेगेटिव नहीं लिखा है तो यहाँ भी नेगेटिव आपको नहीं निकालना है, इसलिए ये भी गलत होगा और ये भी गलत होगा। स्टेटमेंट डी इसमें आंसर होगा, क्योंकि दोनों कथन ही इसमें क्या होगा, दोनों कथन ही इसमें गलत है, अर्थात स्टेटमेंट निष्कर्ष कथन अपना आंसर है वो सी होगा, तो सी होना चाहिए, देख लो सी। क्यों, ये दिमाग मत लगा देना, कई बार हम दिमाग क्या लगाते थे, कैसे लगाएंगे कि ये तो है कैट और ये है डॉग और हर कैट क्या है, ब्लैक है, तो अर्थात हम मानेंगे कि ये आधे तो चलो कुत्ते नहीं होंगे, कन्फर्म मानेंगे जब आधे हैं, कुछ कुत्ते नहीं होंगे, गलत। ध्यान रखना इसमें चीज़ ध्यान रखनी है, अगर कथन में नकारात्मक शब्द नहीं लिखा तो निष्कर्ष कभी नकारात्मक नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। और इसलिए निष्कर्ष 2 भी गलत है, और निष्कर्ष पहला गलत होगा क्योंकि सभी कुत्ते तो नहीं है, कुछ कुत्ते हो सकते हैं काले। अगर ये बोलता कुछ कुत्ते, तो कुछ कुत्ते काले होंगे, क्योंकि कुछ कुत्ते बिल्लियाँ हैं और हर बिल्ली काली है, तो इसलिए निष्कर्ष सी हो जाएगा। अब ये बताओ मैंने कोई गलत बोली तो ये जरूर बनाने लग जाना प्लीज़ करके, ये जरूर बनाने लग जाना, ठीक है। अब देखो इसमें क्या मतलब, क्या मस्त आया है, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, इसने जो बोला है वो करते जाओ। देखो इसको क्वेश्चन को आपको हमेशा पेपर में करना है, लिखना मत अलग से, लिखेंगे तो आप भूल जाएंगे सब, जो आपको पेपर दिया जाएगा वहीं करना है। अब देखो इसमें इस लाइन को जरूर पढ़ना, ऊपर लिखे गए अनुक्रम में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या, यानी कि लगातार 2 विषम संख्याएं कितनी है, तो 5 के बाद विषम संख्या 1 तो ये हो गई, फिर 1 के बाद विषम संख्या नहीं है, 7 के बाद विषम संख्या हो गई 2 हो गई, फिर 3 के बाद विषम संख्या ये हो गई,
फिर 8 तो विषम नहीं है, फिर 5 तो 5 के बाद विषम संख्या ही हो गई, फिर 7 के बाद तो नहीं है, 6 हो गया, 3 के बाद फिर हो गई, फिर 5 के बाद 8 है, गलत है, ये नहीं होगा, फिर 6 के बाद 3 ये भी नहीं होगा, फिर 3 के बाद 8 है, 8 के बाद 5 ये भी नहीं होगा, 5 के बाद 2 है, ये भी नहीं होगा, 2 के बाद 4, 2 3 के बाद, तो ये तो सारी लगातार समय तो कितनी हो गई 1 2 3 4 और 5, तो आंसर क्या हो गया आपका 5, सॉरी 6 है शायद, दोबारा देखो लगातार 2 सम संख्या, एक तो ये हो गई 5 वाली, एक तो 5 और 1 की हो गई, फिर 1 के सामने नहीं है 7, तो 1 हो गई, 1 3 ये हो गई, ये 9 नहीं है, इसके बाद 5 ये हो गई, फिर 7 नहीं है, 2 6 3 ये हो गई, फिर नहीं है 5 नहीं है, 8 6 3 के साथ नहीं है, सही गलत, 5 के बाद नहीं है, 2 के बाद 4, अच्छा 1 3 के बाद 1 और 1 के बाद 5 हो गया, तो ये 6 हो गए टोटल, 2 3 4 5 6, तो आपको निकालना है बस, जो कह रहा है उस तरीके से निष्कर्ष निकालना है बस। तो ये ध्यान रखना लगातार 2 संख्याएं कितने, तो 1 ठीक है, 2 बार कर ले, फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 5 5 5 और एक और देखो, फिर एक 6 ये भी है इसके साथ, तो 7 के बाद भी 3 है, 3 के बाद भी 9 है, 2 हो गया, 5 के बाद भी 1 है, 3 हो गया, और इसके बाद 3 के बाद भी 1 है और 1 के बाद भी 1 है, तो 6 हो गया टोटल। तो इस प्रकार से 6 संख्या है इसमें, तो 6 इनको ध्यान रखना, आराम से करना, क्योंकि बहुत ईजी सवाल है, कई बार काउंटिंग करने की दिक्कत में तो 2 बार 3 बार इसकी ट्राई करना है, गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट बोले वही करना है, विषम के साथ विषम, तो ये विषम है, तो इसके बाद ये विषम होगी, यथार्थ ये 1 ही होगी, लेकिन एक विषम तो है, लेकिन 1 के बाद विषम 4 नहीं है, 4 विषम नहीं है, इसलिए नहीं होगा, तो ये आपका आंसर होगा कितना बी 6, ठीक है। अब ये बताओ कोई सवाल, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, यहाँ आपसे बोला है कि विषम के साथ क्या जुड़ा हुआ है, वहाँ बोल सकते हैं आपके 2 सम संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या है, या हो सकता है 2 लगातार सम संख्या पूछ ले, ठीक है, उल्टा सुल्टा पूछ ले, लेकिन आपको दिमाग लगाना है जो इसी तरीके से। तो ये बताओ अब आप कैसे सी सेट अप करोगे, ठीक है। तो यही मेरा रिक्वेस्ट है, सी सेट में डरनी बिल्कुल मत, मैं दे रहा हूँ आज टेस्ट कर रहा हूँ आपको, ऐसे 10-20 क्वेश्चन करने, आप पास हो जाओगे। अगला पढ़ो, देख अगला क्या पढ़ा, पढ़ते जाओ बस, जो कहता जाए वो समझते जाओ। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, इधर से होता है फ्रॉम लेफ्ट, यानी कि हिंदी में बोलता हूँ बायां, इधर से होता है फ्रॉम राइट, इधर से इधर जाएंगे फ्रॉम राइट, इधर से इधर जाएंगे फ्रॉम लेफ्ट। और अब से 5 बोला है कि ए की बात करें तो ए के इधर ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, ठीक है। तो ए के लेफ्ट जाना है तो इधर जाना है, और राइट जाना है तो इधर जाना है, अर्थात फ्रॉम से जाना है लेफ्ट से तो इधर जाएंगे, और फ्रॉम राइट से जाना है तो इधर जाएंगे, लेकिन राइट की तरफ जाएंगे, लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इधर जाएंगे, और राइट की तरफ जाएंगे तो इधर जाएंगे, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा बेसिक पता होना चाहिए। अब आगे सवाल देखते हैं हम क्या कह रहा है। लड़कों की एक पंक्ति में ए बाएं छोर से, बाएं का मतलब फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम बाएं, बायां मतलब बाएं छोर से, मतलब इधर से 16वें स्थान पर, इधर जाके देखेंगे तो हम 16वें स्थान पर है, यहाँ मान लो ये 16 हो गए, तो यहाँ ए है, ये कितने लड़के बैठे हुए हैं इसके बीच में, 16 बैठे हुए हैं, 16वें यानी खुद सहित 16, तो खुद सहित 16 थे, ये बैठे हुए हैं। अजू और बी दाएं छोर से, अब इधर से बी इधर से आएगा, ये कितना ए 16वां पर है, और बी इधर से आएगा, बी इधर से कितना 18वें स्थान पर है, ठीक है। ये इधर से 18वें स्थान पर है, कौन बी, ये हो गया फ्रॉम राइट, फ्रॉम हो गया राइट, और हो गया फ्रॉम हो गया लेफ्ट, ठीक है। एफ एल का मतलब फ्रॉम लेफ्ट, ठीक है, नीचे होगी। और जो जी, इसके अलावा एक और आ गया जी, ए के दाईं ओर 11वें स्थान पर। अब मैंने बोला ना कि ए का दायां इधर होगा 11, तो दायां मतलब राइट की तरफ, तो ए का दायां इधर हो गया, यहाँ हो गया जी इसके दायां 11 है, तो एक बीच में 11 हो जाएंगे, अर्थात यहाँ जी है, तो 11 ये और 16 ये, तो टोटल जी अगर बात करूँ तो लेफ्ट से जी 27वें नंबर पे, ये बात सही नहीं। इधर से ए जब 16वें नंबर पे था, तो जी इसके आगे और 11 नंबर है, तो जी कितने नंबर पे हो गया, लेफ्ट से 27वें नंबर पे, लेफ्ट से 27वें नंबर पर क्या हो गया, यहाँ ये जी हो गया, ठीक है। अब ध्यान रखा, और ये जी की बात चलिए, और जी बी से तीसरे स्थान दाईं ओर है, अर्थात बी कहाँ है, बी अगर देखें तो हम यहाँ आके बैठा हुआ है बी यहाँ, तो बी यहाँ से अगर तीसरे स्थान दाईं ओर है तो हम बी यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर है, तो तीसरे स्थान, तो ये 18 हो गया एक स्थान, तो 17 हो गया 2 स्थान, 16 हो गया तीसरा स्थान, तो तीसरे स्थान हो गया मतलब 15, 18 में 3 चल जाएंगे 15, तो सी का इधर से कितना हो जाएगा 15, सी का इधर से हो जाएगा 15, सॉरी जी, सी का नहीं, जी का इधर से क्या हो जाएगा 15, तो सी का अगर हम बात करें लेफ्ट से तो कितना हो जाएगा 27, और राइट से कितना हो जाएगा 15,
तो ध्यान रखना टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पूछे तो टोटल बराबर होता है एक व्यक्ति का लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो कितना होगा 27 प्लस 15 माइनस 1, 27 15 42 माइनस 1 बराबर कितना होगा 41। तो देखो अगर हमें इसने पूछा है टोटल व्यक्ति, तो टोटल व्यक्ति ध्यान रखना हमेशा तभी निकल पाएंगे जब हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में लेफ्ट और राइट दोनों पता, क्योंकि हमारा फॉर्मूला है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो लेफ्ट प्लस राइट 27 प्लस 15। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देखो फिर मैं वो एक क्वेश्चन को दोबारा दे रहा हूँ, ये इधर से लेफ्ट यानी कि बाएं से यहाँ ए 16 पे है, ये कौन है, तो इधर से 16 से हो गया, और इसके अलावा बी है इधर से 18वां पर, बी इधर 18 से है, लेकिन हमें पता नहीं कि अब टोटल नंबर कितने हैं हमें पता नहीं, लेकिन इधर से बी कितना 18 पर, तो बी इधर से 18 है, मतलब बी से इधर की शायद 18 स्टूडेंट तो होंगे, ठीक है, ये बात होगी। फिर जी क्या कह रहा है कि एक के दाईं ओर, तो दाईं इधर जाएंगे, दाईं ओर 11 स्थान आगे, तो यहाँ हो गया जी, तो ये 11 हो गए, तो टोटल इधर से मतलब फ्रॉम लेफ्ट से कितना हो जाएगा टोटल 27। तो दाएं से हमें पता बाएं से तो हमें पता है कि जी का कितना है 27, अब हमें पता होना चाहिए दाएं से, तो दायां भी आगे कह रहा है कि बी तीसरे स्थान पर, इधर से 18 के तीसरे स्थान पर है, तो 18 के तीसरे स्थान पर कितना हो गया 15, तो अगर बी इधर से तीसरे स्थान पर पहुंचा है तो इधर से कितने हो गया 15वें स्थान पर, इधर से अगर तीसरे स्थान पर इसके तो इधर से कितने 15, तो इधर से कितना राइट, तो बी हमें जी का पता लग गया कि जी राइट से 15 पे है और लेफ्ट से हमने 27 पे है, तो कितना करते हैं 15 प्लस 27 माइनस 1 बराबर कितना हो गया 41। तो अब हमें पता लग गया टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि देखो ए का तो हमें पता नहीं कि बाएं से कितना है, और इसी प्रकार वी का हमें पता नहीं कि बाएं से कितना है, हमें जी का जरूर पता लगा है, और जी के आधार पर ही हम आंसर पे पहुंच पाए। ध्यान रखना जब तक हमें एक व्यक्ति के बारे में दोनों छोरों का पता नहीं होगा तब तक हम आंसर पे नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे क्वेश्चन की 2-3 की प्रैक्टिस करना, ये क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, अगर आपके समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, इस क्वेश्चन को मैं दोबारा बता दूंगा, हालांकि मैं 2 बार इसको बता चुका हूँ। ध्यान रखना इसको बोलेंगे बाईं ओर से तो इधर जाना है, इसको बोलेंगे इधर तो दाईं ओर से तो इधर जाना है, फिर आपसे बोलूँगा कि कोई बायां जाओ तो इधर जाओ, बाईं ओर जाना है, बाईं ओर जाना है, ये तो बाईं ओर से है और बाईं ओर की ओर है तो की ओर इधर जाएंगे, इसी प्रकार बोलोगे दाईं ओर की ओर है तो इधर जाएंगे। फ्रॉम टू, अगर मैं फ्रॉम से बोलूँगा इधर जाऊँगा इसके, ठीक है, और अगर टू की बोलूँगा इधर जाऊँगा, ठीक है, नहीं ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आप कर दोगे मुझे पता है, अब प्रैक्टिस करना इसकी। इसके बाद आपको 3 स्टेटमेंट दिए हैं जिनके उपरांत एक प्रश्न दिया गया है, ठीक है। ये वही क्वेश्चन जो मैंने आपको पिछले वीडियो में सॉल्व कराया, ये पूछता है ऐसे क्वेश्चन आपसे कि ये बताओ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर वीडियो में बता रखा है, इसलिए आप सॉल्व करना, नहीं है पूछना, मैं नहीं करूँगा इसको सॉल्व, आप करो, ठीक है, नहीं हो गया। इसके बाद आपको पता है 27 नंबर, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, नंबर सिस्टम के बोलते हैं इनको, ये तो आप सॉल्व कर देना, हाँ, मैं 27वें नंबर का क्वेश्चन करता हूँ इस तरीके से। 1 से 100 तक के मध्य कितनी ऐसी पूर्ण संख्या है जिनमें एक अंक 4 है लेकिन वो 4 से विभाजित नहीं है, तो 1 से लेकर के 100 तक मध्य में तो 2 आएगा और 99 आएगा, ठीक है, बीच की ऐसी कितनी पूर्ण संख्या है, तो 2 के बाद जिनका एक अंक 4 है, तो 2 के बाद एक अंक तो 4 हो जाएगा खुद, 4 के बाद एक अंक 14 हो जाएगा, 14 के बाद एक अंक 24 हो जाएगा, 24 के बाद एक अंक 34 हो जाएगा, और 34 के बाद एक अंक कितना हो जाएगा 40, 41, 42 जिसमें 4 जुड़ा हुआ है, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया एक अंक 54 हो गया, 54 के बाद 64, 64 के बाद 74, और 74 के बाद कितना हो गया 84, और 84 के बाद जिनमें 4 आ रहा है, ध्यान रखना 4 आना चाहिए, 84 के बाद कितना हो गया 94, ये अंक है टोटल अंक कितने ये, ठीक है, मैंने निकाल लिया, इतना टाइम लगा के आप निकाल लेंगे 10 से 5 सेकंड में, ठीक है, 4 दे दे, 2 दे दे, 3 दे दे, 1 दे दे, कुछ भी दे दे, इस तरीके से आपको निकालना है। अब आगे पूछ रहा है, अब ये पूछता है कि दोनों अगर उसका बाईं ओर का अंक, अगर ये पूछता है कि इकाई का अंक उसके 4 है तो फिर ये हो जाते हैं ये, लेकिन उसने ऐसी कोई कंडीशन हमें दी नहीं, इसलिए हमें सोचना नहीं है, ठीक है, तो ये हो गया। अब उसके बाद क्या बोला है कि वो कितनी ऐसी संख्या है जो 4 से विभाजित, अब इनमें से 4 से विभाजित कौन कौन सी नहीं होंगी, तो ये तो 4 से विभाजित हो जाएंगे तो इसको काट देंगे, ये नहीं होगी, ये हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये हो जाएगी, ये नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, 42 भी नहीं होगी, 43 भी नहीं होगी, 44 हो जाएगी, 45 भी नहीं होगी, 46 भी नहीं होगी, 47 भी नहीं होगी, 48 विभाजित हो जाएगी, इसको काट देंगे, 49 नहीं होगी, 54 भी नहीं होगी, 54 का 4 का भाग नहीं जाएगा, लेकिन ये हो जाएगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, नहीं ये तो हो जाएगी, और ये भी नहीं होगी। तो देख लो कितनी संख्या है जिनमें 4 का भाग नहीं जाएगा,
कितनी संख्या है जिनमें 4 का भाग नहीं जाएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ऐसी संख्या लगभग 12 होंगी। देखो बताओ, हम मैंने कोई अलग से दिमाग लगाया नहीं, अलग से कुछ किया नहीं, बस जैसा वो बोलता गया वैसा मैंने किया। ठीक है, ध्यान रखना जब आपसे बोला जाए कोई संख्या मध्य में है, जैसे 1 से 100 के मध्य में वो संख्या है, तो ध्यान रखना मध्य में तो इन दोनों को काउंट नहीं करेंगे, डायरेक्ट 2 से लेकर के 99 तक करेंगे। ठीक है, और अगर आप बोला जाए कि दोनों के मध्य में है या बीच में, या बोला जाए दोनों के सहित है, तो दोनों सहित बोला जाए तो 1 को भी शामिल करेंगे और 2 को भी, या बोला जाए 1 से लेकर के 100 तक, तो 1 भी शामिल रहेगा और 100 भी शामिल रहेगा, तो उनको भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से ये संख्या देखो, ये तरीके संख्या है, तो कुछ नहीं करना है, आपसे जैसा उसने बोला है वैसा करके वो आंसर से पहुँचना है। ठीक है, तो अलग से ये क्वेश्चन थोड़ा अजीब सा है, मैं इसको छोड़ो, इतना क्वेश्चन नहीं, तो ये छोड़ो इसको, इतना ज़्यादा टेंशन मत लिया करो, आराम से क्वेश्चन को, अगर इसका कोई तरीका आएगा मैं बता दूंगा, पर उसको छोड़ दो। मतलब वो कह रहा हूँ जो बहुत ईजी पड़ता है। देखो एक आपसे क्वेश्चन साल का जरूर पूछता है, आयु का क्वेश्चन जरूर आता है। अब आयु के क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है कि आपको एक पॉइंट पहुँचना है, उससे आगे पीछे फिर बढ़ना है। देखो इसके अलावा आपको औसत भी पता होना चाहिए कि औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। अर्थात अगर मैं पूछूं योग बराबर क्या होता है, तो औसत इंटू संख्या। ठीक है, नहीं हो गई बस। और अगर पूछे आपसे संख्या बराबर क्या होगा, संख्या बराबर कितना हो क्या होगा, तो योग बटे औसत। ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए बस। इसी आधार पर हम अगले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पक्का एक आता है, ये क्वेश्चन भी पक्का एक आता है जो मैंने अभी बताया आपको, ये क्वेश्चन भी। अब मैंने 10 टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ, अब तो ऐसे करके आपको 50 टाइप के क्वेश्चन बता दूंगा, और उसके बाद उन्हीं टाइप के क्वेश्चन को घुमाते रहना, अपने आप सवाल हो जाएंगे। जैसे मैंने बोला ये थोड़ा अजीब सा पड़ता है, इसको अभी छोड़ दो, मैं बता दूंगा इसका भी, लेकिन अभी थोड़ा कॉम्प्लिकेट पड़ा था, इसको छोड़ दे अभी। ठीक है, अभी छोड़ दो, बाद में बता देंगे इसको। अभी जो इसी है उनको फोकस करते हैं पहले। ठीक है, तो अब याद देखते हैं। देखो एक शिक्षक और 3 छात्र, तो एक तो हो गया शिक्षक और 3 हो गए छात्र, मतलब एक टीचर 3 स्टूडेंट। इनकी औसत आयु कितनी है 20, तो इनकी टोटल आयु कितनी हो गई 20 × 4 बराबर 80, क्योंकि 4 है टोटल। मैंने ही बोला ना कि योग बराबर औसत इंटू संख्या, औसत कितना है 20 इंटू संख्या कितनी है 4, तो टोटल कितना, योग कितना हो गया, इनकी टोटल आयु कितनी होगी 80। बस इतना करके रुक जाना है बस। ठीक है, यदि 3 छात्र समान आयु के हैं, या 3 छात्र की समान आयु है, मतलब तीनों की x और x समान आयु है, और शिक्षक पे प्रत्येक छात्र का अंतर कितना है 20, शिक्षक के प्रत्येक, तो यदि मैं मान लो प्रत्येक छात्र की x है, देखो अंतर का मतलब x माइनस, अगर मैं मान ला ये स्टूडेंट की मान ली मैंने x, तो टीचर की कितनी हो गई x + 20, क्योंकि अंतर का मतलब यही है 20 हो गया, अंतर नहीं हुआ, तो x + x स्टूडेंट की हो गई और x + 20 कितनी हो गई टीचर की। तो अब मुझे पता है टोटल योग बराबर छात्रों का योग, छात्रों की टोटल आयु का, छात्रों की टोटल आयु का योग प्लस टीचर की आयु का योग, और ये योग तुम्हें पता है कितना है 80। अब छात्रों की आयु कितनी हो गई x + x, सही बात है, तीनों योग हो गए या नहीं हुआ, क्योंकि मैंने एक छात्र की संख्या x है और हर की उम्र एक ही है, तो एक की x है, दूसरे की भी x है, तीसरे की x है, तो ये तो हो गया छात्रों की आयु का योग प्लस टीचर की आयु, तो टीचर की कितनी है x + 20, सही बात है नहीं है, तो कितना हो 1 2 3 4x, तो 4x + 20 बराबर कितना 80। अब हमें x का मान लेकर जाएगा, तो x का मतलब छात्रों का मान, और टीचर का कितना होगा x + 20, यह ध्यान रखना। x किसका माना है हमने, स्टूडेंट का, और टीचर कितना माना है x + 20, तो सबसे पहले हम x का मान निकालेंगे, तो ये इधर आ जाएगा, तो कितना बचे 60, तो 4x बराबर कितना है 60, तो इधर 4 का भाग लग जाएगा इधर आके, तो 60/4, तो x बराबर कितना है 15, अर्थात हर स्टूडेंट की आयु 15 और 15 है। अब पूछा जाएगा टीचर की कितनी है, तो x + 20, तो x का मान, ये टीचर की आयु है, और x का मान कितना है 15 + 20, तो टीचर की आयु कितनी होगी 35। तो इस प्रकार हम आंसर पहुंच जाएंगे C। तो करना कुछ नहीं है भाई, आपको पता है सबकी, अगर मान लो प्रत्येक छात्र की x है, तो 3x तो इनकी हो जाएगी, और टीचर कितनी हो जाएगी x + 20 बराबर कितना होगा 80। टोटल की कितनी है, टोटल 80 है, तो 4x + 20 बराबर 80, तो 4x बराबर 60, x बराबर 60/4, तो x बराबर कितना होगा 15, और मुझे पता है टीचर की कितनी होगी, तो x + 20, तो 15 + 20 बराबर 35। बस अगर पूछता छात्र की कितनी है, तो छात्र की होती 15 है, अगर पूछा टीचर की कितनी है, तो टीचर की कितनी हो जाएगी x +
20, तो 15 + 20 बराबर कितना होगा 30। बस इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको करना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस औसत का ध्यान रखना है कि योग का मतलब औसत इंटू गुणा, औसत इंटू संख्या, ठीक है ना। अगर तीनों की बराबर है x + x + x, तो तीनों का योग कितना होगा 3x, और टीचर की योग और जोड़ देंगे तो x + 20, तो चारों का योग कितना हो जाएगा 4x + 20 बराबर, हमारे पास योग पहले से ही था कितना 80, तो 4x + 20 बराबर 80, तो 4x में 80 इधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 60, 4x बराबर 60, x बराबर 15। अब स्टूडेंट की होगी 15, टीचर की कितनी हो जाएगी x + 20, तो 15 + 20 बराबर टोटल कितनी होगी 35। ऐसा क्वेश्चन जरूर मिलेगा, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं लगेगा, बस धैर्य से आंसर निकालना है, ठीक है। इसके बाद आप सुनते हैं क्रय-मूल्य, विक्रय-मूल्य। क्रय-मूल्य का मतलब खरीदना मूल्य, विक्रय-मूल्य मतलब बेचने वाला मूल्य, जिसमें आपने बेचा हो, ठीक है। और एक होती है हानि। हानि बराबर क्या होता है, खरीदा ज़्यादा में हुआ आपने, क्रय-मूल्य माइनस विक्रय-मूल्य, ये आपकी हानि होगी। दूसरी बात, अगर लाभ पूछा जाए तो विक्रय-मूल्य, इसको विक्रय मूल्य कर दूंगा, इसको क्रय मूल्य कर दूंगा। ऑब्वियसली अगर आपने कोई चीज़ ज़्यादा में खरीदी है कम में बेची है तो आप हानि में, अगर कोई चीज़ कम में खरीदी है ज़्यादा में बेची है तो आप प्लस में, ठीक है। तो ये हुई हानि का, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए कि हानि परसेंटेज निकालना है, हानि परसेंटेज, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना, लाभ परसेंटेज, हानि परसेंट क्रय मूल्य पर निकलते हैं। तो देखो ना, देखो जैसे लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100 बराबर हो जाएगा लाभ परसेंटेज, ठीक है। इसी प्रकार अगर मैं बोलूँ हानि परसेंटेज, हानि, तो हानि बराबर हो जाएगा, हानि बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 बराबर हानि परसेंटेज। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। ये लाभ हानि के इतने नॉर्मल से फॉर्मूले होते हैं। आगे जाता है, एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3000 बेची। अब खरीदी उसका पता नहीं है, मान लेते हैं उस व्यक्ति ने x रुपये में खरीदी और बेची कितने, उसमें 3 लाख में, तो ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया किसका, विक्रय मूल्य, ठीक है। क्योंकि उसने पूछा है कार खरीदने पर, अर्थात उसका क्रय मूल्य यानी कि x का मान निकालना है। लेकिन ऐसा करते टाइम उसको कितनी % हानि उठानी पड़ी, 20% हानि उठानी पड़ी, ठीक है। कितनी हानि उठानी पड़ी, 20% उसको हानि उठानी पड़ी। तो देखो, अगर उस व्यक्ति का क्रय मूल्य x है, कितना है x, और x में से अब आपको पता है माना क्रय मूल्य कितना है उसका x, और x का उसने अब 20% हानि, मतलब x का उसने 80% पे बेचा, तो x का 80% पे बेची होगी उसने कोई चीज़, जब ही लाकर कितनी हो रही हो, इतनी हो रही है। भाई आपको पता है कि 20% हानि का मतलब वो व्यक्ति x का 80% में बेची होगी, क्योंकि x का अगर 100% में बेचती तो बराबर रहता, x का अगर 100 से अधिक में बेचती तो लाख में रहता, तो x का कितने बची, उसने 20% हानि में बेची है, तो 20 घटा देंगे, तो x का 80/100 बराबर कितना है, इतना, इतने बेची उसने, x का 80/100 बराबर इतना। तो मान निकाल ले, देखो 1 0 से ये 1 0 गई, ये कितना होगा, 2 से काटा ये 4, ये कितना होगा 2 से 5, तो 4x/5 बराबर कितना है 3, ये है। अब देखो इधर जाके 4 इधर गुणा हो रहा है, इधर जाके भाग लगेगा, और ये इधर भाग हो रहा है 5 इधर जाके गुणा लगेगा, तो x का मान कितना लगेगा, उल्टा हो जाएगा इधर जाके, तो 3 × 5/4, तो 4 का अगर मैं भाग दूंगा, इसमें दे लो ना आराम से, 7 चौका 28, बचा कितना 2, 20 हो गया, 4 7 चौका 28, बचा कितना 2, 20 हो गया। 20 के बाद यदि मैं भाग दूंगा दोबारा, तो 20 में कितना जाएगा 5 बार, तो 5 बार गया, और ये इतनी, तो देखो इसके बाद 75 से इंटू 5 बराबर 2 0, ये इस 0 0 लगा दी, 5 का इसमें गुणा करूँ 55 25, यहाँ से लगी 2, 5 से 7 से गुणा करूँ 5 7 35 35 2 37, तो ये तो 3,75,000 की उसने खरीदी थी और 3 लाख में उसने बेची थी, ये बात है। अर्थात खरीदी कितने में थी उसने, 3,75,000 में, तो ये आंसर होगा डी, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो वही बात है भाई, जो चीज़ उसको 100 रुपये में बेचनी, मतलब उसका क्रय मूल्य 100 रुपये था, उसने बेचा उसको 80 रुपये में, तो 80 बराबर यदि इतना है, क्या है इतना, ये मान लें 100 रुपये उसका क्रय मूल्य था, विक्रय मूल्य कितना है उसका, इतना हो जाएगा, और विक्रय मूल्य टोटल उसने दे रखा है, एक्चुअल इतना दे रखा है, तो विक्रय को विक्रय बराबर कर देगा। हमने माना जो ये है एक्चुअल है, तो इससे 1 इकाई का मान निकाल लेंगे, तो 3 लाख में 80 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 लाख में यदि 80 का भाग देंगे तब आएगा 300, ये आएगा 3 लाख में इतने में 80 का भाग देंगे तो आएगा। अब इसको क्रय मूल्य से गुणा करना है, तो क्रय मूल्य हमने कितना माना 100, तो इसको 100 से गुणा कर दूंगा, इस आधार पर इसका मान निकल जाएगा 3 लाख। तो 2 तरीके से मान निकालना है, मानना है आपको, मान लो संख्या x थी, मान लो क्रय मूल्य कितना है x, तो विक्रय मूल्य कितना होगा,
तो विक्रय मूल्य दे रखा है उसने कितना, 3 लाख, ठीक है। लेकिन आपको हानि दे रखी है, तो वो चीज़ 20% हानि पर, तो उसको एक्स के 80/100 पर बेचा होगा ऑब्वियसली। और एक्स के 80/100 क्या है, विक्रय मूल्य, और इस विक्रय मूल्य को एक्चुअल विक्रय मूल्य के साथ बराबर कर देंगे। हमने माना जो तो ये है, एक्चुअल ये है, इन दोनों को बराबर कर देंगे, तो एक्स का 80/100 बराबर 3 लाख, इससे मान निकाल लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से ऐसे में करना है। अगर वो बोलता है 20% लाभ में बेची, तो एक्स का 120/100 हो जाता ना, 120/100 हो जाता, ठीक है, इतना हो जाता। तो इस तरीके से 100, अगर देखो नॉर्मली हम 100 मानेंगे, परसेंटेज इसलिए 100 मानेंगे। तो अगर मान लें कोई व्यक्ति पे कोई चीज़ पहले एक्स थी, वो मान लेते हैं, उसको 100 ही मान लेते हैं, 100 मान लिया। अगर 20% हानि में बेची तो 80 पे बेची होगी, अगर 20% लाभ में बेची तो 120 की बेची होगी। तो 180 की हानि की बेची है, तो 80 कितना हुआ, 20% हानि, अर्थात उसका विक्रय मूल्य कितना हो गया, 80 की। माना कि उसका विक्रय मूल्य 80 है, तो एक्चुअल विक्रय मूल्य कितना है, 3 लाख। तो 1 यूनिट निकालना है हमें, 1 यूनिट कितना है, तो इसका 80 का दर दे देंगे, भाग तो 1 यूनिट का मान निकल जाएगा। तो 1 यूनिट बराबर कितना है, इतना। तो 100 यूनिट क्या है टोटल, एक्चुअल हमने क्या माना है, 100 यूनिट क्रय मूल्य माना है, तो 100 से उसको गुणा कर देंगे तो हमें एक्चुअल क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल करना, अगर डाउट हो तो दोबारा पूछना मुझसे। ऐसे के ऐसे सवाल आपको उल्टा हो सकता है, कई बार लाभ दे दे, कई बार हानि दे दे, कई बार क्रय मूल्य दे दे, कई बार विक्रय मूल्य दे दे, आपको हमेशा यही करना है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ, क्योंकि इसमें हमें हानि दिया नहीं, हानि परसेंटेज दिया है, अब हमारे पास ये हानि नहीं है, ठीक है ना, तो हानि परसेंटेज है, तो हमें पता नहीं कि कितनी की हानि हुई है, परसेंटेज तो है लेकिन हमारे पास हानि नहीं है। और आपको पता है एक इक्वेशन और 2 अननोन, हम इस फॉर्मूले से सूत्र को नहीं निकाल पाते, इसलिए हमें कॉमन सेंस लगाया कि उसने जो बोला वैसे करते गए, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करने की कोशिश करना। इसके बाद ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ये बराबर का सिंबल है, ये बराबर का सिंबल है, और इसमें पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मान रखें कि इधर भी बराबर, का मतलब होता है कि इधर भी बराबर, इधर भी बराबर। तो अब आपको पता है इधर भी सारी संख्याओं का योग 1 आ जाए और इधर भी सारी संख्याओं का योग 1 आ जाए, तो ऐसा कौन सा मान रखें। तो ऐसे क्वेश्चन में हमें ऑप्शन पे जाना पड़ता है, सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन पे जाना होगा। तो इस तरीके से हमें मैथ के सवाल करने हैं, बिल्कुल। अब इसमें क्या करना है, देखो ऐसे सवालों को हमेशा क्या करना है, ऑप्शन से करना है। ऑप्शन हमेशा बी और सी पहले उठाना, फिर ए पे जाना। तो सबसे पहले मैं अगर डायरेक्ट रख रहा हूँ तो मैं बी को रख लेता हूँ। तो रखो, तो इस यहाँ की जगह मैं 3 रख दूँ, तो 3 + 1 होगा, फिर इसके आगे 3 लग रहा है, फिर 3 लग गया, प्लस 5 हो गया, प्लस 5 के आगे स्टार, फिर 3 हो जाएगा, 3 हो गया, प्लस हो गया, फिर 2 3 हो जाएंगे, ये 2 3 हो गए, प्लस हो गया, फिर 1 3 हो गया, ये हो गया, बराबर कितना, 133। अब देखो ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा, तो 3 और 13 कितना हो गया, 16, 16 और 53 कितना हो गया भाई, डायरेक्ट कर लो, 3 और 3 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 9 और 3 12 देख 13, तो कितना हो गया, 13 को 3 को ऐसा लगे 1, इसके बाद 1 और 1 और 5 कितना हो गया, 6, 6 और 3 कितना हो गया, 9, 9 और 3 कितना होगा, 12, और 12 देख 13, तो ये हो गया 113, तो कितना हो गया 133, और 133 यहाँ आ रहा है, अर्थात 3 रखने पर बराबर आ जाएगा। तो ये जो स्टार दिखा रहा है वो 3 का मान दिखा रहा है, इसलिए आंसर हो जाएगा इसका बी। तो इसमें घबराना नहीं है, बस एक हमेशा ऑप्शन से आपको रखना है, और जहाँ जहाँ स्टार है वहीं ये मान रखना है बस, और मिल जाता है वही आंसर। तो पहले हमेशा बी और सी में से उठाना, उसके बाद डी ए में जाना, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन कई बार ए मिल जाता है, कई बार बी मिल जाता है, वो अलग बात है, ठीक है, ये अलग बात है, ठीक है। इसके अलावा ये क्या रखा हुआ है ये आपको रखना है, ये इतना सॉल्यूशन नहीं करना है, डायरेक्ट ऑप्शन में जाना है बस, ठीक है। इतना सॉल्यूशन करेंगे आप बहुत कन्फ्यूज जाएंगे, डायरेक्ट ऑप्शन में जाना है बस। या इस तरीके से अगर मैं तो आपको इस तरीके से सॉल्यूशन बता सकता हूँ। देखो जैसे स्टार की जगह मैंने एक्स रख लिया, एक्स + 1, ठीक है, और 1 कितना है 10 पे, 10 + x हो जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट पड़ जाएगा, इससे अच्छा है कि डायरेक्ट मान रख के देख लेना, ठीक है ना। इसलिए मैंने इस तरीके से करवाया सवाल। देखो अब आपके पास आता है यदि आपके पास 2 सीधी 7.5 फुट और 3.5 इंच की छड़ हैं, तो कितनी कम से कम लंबाई की। तो देखो कम से कम और अधिक से अधिक, तो कम से कम जिसमें सबका भाग, वो है छोटी से छोटी कौन सी संख्या जिसमें सबका भाग जाता हो, तो वो हो जाता है LCM। और वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे का सब में जाता हो उसको बोलते हैं HCF। तो इसने बोला है कम से कम वह संख्या जिसमें सबका भाग जाता हो, तो वो है LCM। अब ये संख्या 2 कौन सी है, ये संख्या आपको पता है दशमलव में है। दशमलव संख्याओं का अब हम बोलते हैं कि LCM और HCF कैसे निकालना है, ये आपको सीखना है बस, ठीक है। तो देखो दशमलव संख्याओं को पहले भिन्न में बदलो, तो दशमलव संख्या को भिन्न बदलूंगा तो 7
0.5 है। इसको भरने बदलने के लिए आपको पता है कि ये नियम होता है कि अगर जितना ये पॉइंट दशमलव के बाद जितनी संख्या आगे है इसके इधर की साइड है उतना नीचे जीरो लग जाएंगे। तो नीचे जीरो लगा दिया, 1 है तो नीचे हो जाएगा 10, अगर 2 होता तो 100। जैसे अगर 7.05 होती तो मैं इसको लिख देता 100, अगर 7.005 होती तो मैं इसको लिख देता 1000। तो ठीक है, तो यहाँ कितना है 7.5, तो मैंने कितने लिख दिया 10, और ये काट दूंगा, इसमें से क्या दशमलव काट दूंगा, अर्थात 75 बटे कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा हल कर लो, तो इसमें 5 का भाग दे दूंगा तो कितना हो जाएगा 15, और नीचे कितना हो जाएगा 2। तो एक संख्या तो ये हो गई 15/2। ठीक है, दूसरी संख्या और देख लो 3.25, तो ये पॉइंट हटाया, नीचे 2 लगा दिया, 2 जीरो हो गई, 100 हो गया, और इसको पॉइंट हटाने के बाद पूरी संख्या लिख देंगे 325। अब इसको 5 का भाग दे के देख लो, 5 का इसमें देंगे तो 20 हो जाएगा, इसमें दे दो 5 6 30, और पीछे 2 हासिल बची, 5 बचा 2 25। फिर अगर इसमें 5 का भाग दे दो, ये 13 है, इसका 5 भाग दो 4, तो ये कितना होगा 13/4। तो 2 आपके पास दशमलव निकल गया, 2 आपके साथ भिन्न निकल गया गई। तो कुल मिलाकर के सबसे पहले काम करना है कि जो दशमलव है उसको भिन्न में बदलना है। अब भिन्न बदलनी, अब आपको निकालना है इस संख्या का LCM और HCM। तो देखो, भिन्नों और हरों का LCM और HCM निकालने के लिए अगर आपको LCM निकालना है तो आपको पता है भिन्न में, आपको पता है अगर कोई भिन्न है तो भिन्न में ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं अपन हर, हमेशा ये ध्यान रखना। तो इसमें ऊपर वाली संख्या 15 है, ये अंश हो गई, ये हर हो गई, ये अंश हो गई, ये हर हो गई। ठीक है, अब क्या करना है, जब आपको इसका LCM, क्योंकि इसने पूछा है कम से कम कितनी लंबाई की, तो कम से कम कितनी लंबाई की जिसमें सब लंबाई आ जाए तो वो हो जाएगा LCM, और अधिक से अधिक कौन सी लंबाई जिसका सब में जाए तो वो हो गया HCM। तो हमें इसका क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकाल के देखूंगा, तो जब भी आपको देखो अगर आपको भिन्नों का LCM निकालना है तो ध्यान रखना क्या करना है, आपको अंशों का LCM बटे हरों का HCF। तो अब इसमें भिन्न है, कौन कौन सी 2 भिन्न है, तो भिन्न है, एक तो 15/2 और एक कितनी है 13/4। तो इसमें से ये अंशों का LCM यानी 15 और 3 का क्या निकालना है हमें LCM, और 2 और 4 का क्या निकालना है हमें HCF। तो HCF वो छोटी छोटी संख्या है जिसका सब में भाग जाता हो, तो इसमें 2 कॉमन है, तो HCF तो कितना आ जाएगा इसका 2 और 4 का HCF क्या आ जाएगा 2, क्योंकि 2 का 2 में भाग जाएगा, 4 में भाग जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2, और LCM का मतलब होता है वो बड़ी सी संख्या जिसमें सबका भाग जाता हो। तो 15 और 3 में तो कौन सी संख्या हो गई 15, क्योंकि 15 में खुद 15 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा। तो LCF कितना हो गया, LCM कितना हो गया 15, और HCF कितना हो गया आपका 2। तो लिख दो, उसमें क्या हो गया, हरों का अंशों का क्या लिखना है अपन को, अंशों का LCM और हरों का HCF। तो अंशों का LCM कितना है 15 और हरों का HCF कितना है 2। अब भाग दे के देख लो उसमें, तो 15 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, अच्छा मैंने थोड़ा गलत पढ़ दिएगा। अच्छा, आप कम से कम कितनी लंबाई की माप सकते हो, तो कम से कम कितनी लंबाई की, तो एक चीज़ ध्यान रखना, थोड़ा सा मैंने क्या कर दिया, संख्या को थोड़ा गलत कर दिया, 15 और 13/4 है। तो दोबारा कर रहा हूँ, जब भी आपके इसमें समस्या आए तो दोबारा ध्यान रखना, सबसे पहले इसको क्या करना है भिन्न में बदलना है, और भिन्न में बदलने का तरीका आपको बताया 7.5 है, तो पॉइंट हटा के जितना पॉइंट के बाद 0 लगा देना, तो ये 7.5 को कितना हो जाएगा 75/10 हो जाएगा, और 75/10 की बात करूँ मैं तो 75/10 का मतलब 15/2 हो जाएगा। तो एक तो ये हो गई, इसी के बाद 3.25, तो इसको 1 हटा दूंगा, 0 हटा दूंगा, ये पॉइंट हटा के 2 0 लगा दूंगा, तो ये कितना आएगा 13/4। 2 क्या हो गई आपके पास भिन्न हो गई। अब आपसे पूछा है कम से कम, तो HCF पूछा, HCF यानी कि मैं से पूछा है, इसको बोलते हैं महत्तम समावर्तक। आपसे महत्तम समावर्तक पूछा है, तो जब भी आपको हरों और अंशों का क्या निकालना हो, महत्तम समावर्तक निकालना हो, तो ध्यान रखना अगर भिन्न का समावर्तक निकालना है तो अगर भिन्नों का MS बराबर क्या होता है, हर अंशों का MS बटे हरों का लघुत्तम समावर्तक। तो देखो अंश कितने 15 और 13, तो 15-13 का MS निकालना है, तो उसमें MS वह संख्या होती है, महत्तम वो संख्या होती है जो छोटी, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसमें दोनों भाग जाती हो, तो इनमें एक का ही भाग जाएगा और किसी का नहीं जाएगा। ठीक है, और इसमें से MS कितना होगा इसका 1,
तो अंशों का ms कितना हो गया 1 और हरों का एलसीएम, तो 2 और 4 का एलसीएम क्या होगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें सबका भाग जाता हूँ, तो कितना होगा 4। तो हरों का एलसीएम 4 होगा, तो 1/4, तो कितना हो जाएगी टोटल 0.25। तो वो संख्या 0.25 वाले फेट की दोनों संख्याओं में विभाजित होगी। तो ये क्या होगा इसका HCF, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। आंसर इसका सीधे रखा है, गलत है। एक चीज़ दोबारा बोलता हूँ, अगर आप दो चीज़ सीख लें, दो फॉर्मूले सीख लेना, अगर आपसे पूछा जाए भिन्नों का HCF, और HCF को बोलते हैं महत्तम समावर्तक, और महत्तम समावर्तक का मतलब है वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिसका सब में भाग जाता हो, लैंग्वेज समझ ना, ठीक है। तो इस ये निकालना यदि हमें, तो इसका फॉर्मूला होता है अंशों का महत्तम समावर्त बटे हरों का लघुत्तम समावर्त, ध्यान रखा। तो हमने देखा ये उसका 1 हो गया महत्तम समावर्त, लघुत्तम 1 हो गया 4 और 0.25 हो गया। ये हो गया उनका HCF। और HCF मतलब वो छोटी छोटी संख्या सब में भाग जाएगी। ये उसने पूछा है कि वो संख्या जो सब में ही जानी चाहिए, तो कितनी लंबाई के लिए वो सब में जानी चाहिए, इतनी लंबाई के लिए, ठीक है। दूसरी बात ये हो गया, अगर आपसे पूछा जाए कि भिन्नों का लघुत्तम समवर्त, और लघुत्तम समवर्त मतलब वह है बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें, ध्यान रखना, जिसमें सबका भाग जाता। तो अगर हमें भिन्नों का निकालना है तो भिन्नों का निकाल लेंगे। तो देखो अंशों का लघुत्तम समवर्त बटे हरों का महत्तम समवर्त। अब महत्तम का आपको पता है वो बड़ी से बड़ी संख्या जो सब में, जिसका सब में भाग जाता हो, और लघुत्तम वो बड़ी संख्या जिसमें सबका भाग जाता है। ये दो फॉर्मूला से आप अंशों और हरों का निकाल सकते हैं। तो जब भी ऐसा फॉर्मूला है तो सबसे पहले उसको भिन्न में डालो और भिन्न के बाद उसको सॉल्व करो, अदरवाइज इस तरीके से सॉल्व करने पर आंसर का आंसर गलत हो जाएगा। इस तरीके से 32 आंसर हो गया। तो ये मैंने आपको यहाँ तक करवाए हैं, इनका आपको जरूर ध्यान रखना है। एक और रखना आगे दे रखा है इसने कि ये पूछा है कि निम्न में से उनको अगली संख्या कौन सी आएगी। ये पूछा है, ये सीरीज है 14, 18, 20, 24, 30, 32 और आगे कौन जाएगी, ऐसी संख्या में ध्यान रखना। देखो सीरीज का सवाल आए, जब भी आपके पास सीरीज का सवाल आए तो थोड़ा सा एक चीज़ जरूर ध्यान रखना है। सीरीज का सवाल कई बार सीरीज का सवाल में क्या होता है, कई बार बहुत ईजी पड़ जाता है, कई बार थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाता है। तो कोशिश करना है कि यदि आप सॉल्व कर पा रहे हो तो ज़्यादा टाइम मत देना इसमें। अगर सॉल्व कर पा रहे हो ठीक है, अदरवाइज नहीं हो रहा तो थोड़ा सा टाइम के लिए रख देना, बाद में सोचना। और सोचना क्या है, सीक्वेंस सोचनी है। जैसे 14 के बाद ये कैसे आ रहा है, तो देखो 14 के बाद ये कैसे 6 का अंतर हो गया, ये कितना हो गया, फिर 6 के बाद हो गया 10 का अंतर, इसके बाद अगली संख्या आ जाएगी। इसके बाद 18 का ये कितना हो गया 6 का अंतर, ठीक है ना। और 18 के बाद इसका कितना हो गया 8 का अंतर, ठीक है ना। तो एक तो इस तरीके से देख लो आप उठा लगा के, तो इस तरीके से कोई लॉजिक नहीं लग रहा। उसके बाद फिर देखते हैं आगे, फिर देखते हैं। तो आगे एक इसमें एक चीज़ देख रहा है कि ये सारी सम संख्या है, तो इनसे पहले हो सकता है। तो ये इसमें संख्या हो रहा है 13 + 1, 17 + 1, 19 + 1, ठीक है ना, 23 + 1, 29 + 1, 31 + 1, अर्थात एक अभाज्य संख्या +1। तो 32 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37, 37 + 1 बराबर 38। तो अगली संख्या कौन सी होगी 38, अर्थात आंसर आपको। अब देखो ये ऐसा है कि आपको आइडिया लग नहीं पाएगा, क्योंकि पहले आप 2 का अंतर देख के देख लेना, फिर नहीं बैठ रहा, फिर 3 का अंतर देख के देख लेना, फिर भी नहीं बैठ रहा। तो इसको किस तरीके से करें, तो वो ये आइडिया लगाया इसमें कि अभाज्य संख्या +1 है ये। अब इसका अंतर देखें, ये कितने का अंतर है 4 का, फिर अंतर 2 का, फिर 4 का, फिर 6 का, फिर 2 का। तो अभी कोई सिस्टम नहीं बैठ रहा, तो सीरीज चल नहीं रही, इसलिए ये तरीका भी फेल हो गया। फिर ऐसे करते हैं हम, एक तरीका और देखते हैं कि एक को छोड़ के एक करते हैं। तो इन दोनों में अंतर 6 का हो गया, इन दोनों में अंतर 6 का हो गया, इन दोनों में अंतर 10 का हो गया, इन दोनों मंत्र 8 का, तो फिर इससे भी नहीं बैठ रहा। तो इस तरीके से कई बार हमें कोई आइडिया नहीं मिल पाता कि इस तरीके से बैठे। तो सोचना ये किस तरीके से, कोई ना कोई सीरीज तो है जो इनके साथ जुड़ी हुई है। तो इनसे सबसे पहले एक अभाज्य संख्या है 13 + 1, 17 + 1, 19 + 1, 23 + 1, तो ये सारी क्या है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या +1, तो 32 के बाद नेक्स्ट अभाज्य संख्या कौन सी आती है 37 + 1 बराबर 38। इस तरीके से सीरीज बैठ गई आपकी, तो आंसर होगा इसमें सी। तो ध्यान रखना कई बार ये बैठता है, कई बार नहीं बैठता। ऐसे क्वेश्चन को अगर बैठ जाए तो ठीक है, बात छोड़ देना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। ठीक है, इस तरीके से बात करिए। तो देखो ये है
आपको पूछा है, ऐसे सवाल जब भी आपके मन में आते थे पूछा जाता है कि 1 से लेकर के 195 तक कोई पेज है किसी उसके, 1 से लेकर 195 तक पेज है, तो दूसरी बात ये पूछा है कि उनमें से एक पन्ना गायब हो गया। एक पन्ना में 2 पेज होते हैं, नंबर 2 होती है पेज, तो वो कौन सा गायब हुआ है, तो टोटल नंबर कितने, इतने, तो टोटल नंबर इतने, तो कोई संख्या हम कोई लगातार क्रमागत संख्या 1 2 3 4 5 इनको जोड़े, तो ऐसी कौन सी संख्या को जोड़े को 195 के पास पहुंच जाए। तो हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अगर बात करें तो 195 के पास है, तो एक होता है टोटल संख्या n + ny/y/2। ये क्या है, फॉर्मूला होता है n नंबर संख्याओं का योग। जैसे ये ऐसे करके बोल रहे हैं, यहाँ पहुँच रहा है 20 तक, 1 2 3 4 5 करके ऐसे 20 तक पहुँच रहा है, तो इन टोटलों का योग कितना होगा, टोटल का योग कितना होगा, तो 20 + 21/2 = 210। तो यहाँ तो कितना है, 95, 195 है। तो ये कह रहा है, देखो इस सवाल में थोड़ा सा अच्छे बताता हूँ, इस सवाल की पहले थीम बताता हूँ, फिर पढ़ना है इसको, ठीक है ना। लेकिन अभी ऐसे करो, यहीं तक रोक दो, इस वीडियो को यहीं तक रोक दो। इस सवाल को मैं फिर से स्टार्ट करके आपको अच्छे से बताऊंगा। ये सवाल भी यूपीएससी में एक पूछा जाता है, ये सवाल भी यूपीएससी में एक पूछा जाता है, ये भी एक पूछा जाता है। हर टाइप का सवाल आपसे ज़रूर पूछा जाता है। मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, कोशिश करो जितने हो उतने करने की कोशिश करो। और ये जो टाइप का, जैसे ये टाइप का सवाल बताया है, तो अब हर साल के पेपर में इस टाइप के सवाल को छाँट के उसकी प्रैक्टिस करो। इस टाइप के सवाल की छाँट के उसकी प्रैक्टिस कर, इस साल के सवाल की छाँट के उसकी प्रैक्टिस कर। तो मैं क्या एक साल का ही पेपर पूरा सॉल्व कर पाऊंगा, हर साल का पेपर नहीं करवा पाऊंगा। उसके बाद आपको खुद को सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन नहीं है उसका तुरंत स्क्रीनशॉट भेजना है, फिर उसको सॉल्व करके आपको बता दी जाएगी। तो टेंशन मत करो, घबराओ मत, आपको ये चीज़ करना है और बहुत अच्छी तरीके से करना है। आप अच्छे से बहुत, क्योंकि देखो ध्यान रखना 55 सवाल लगभग आते हैं किसके, मैथ के, और 25 सवाल आते हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन पार्ट के। तो 55 में से 40 तो आप कर ही दोगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस करी है। और इधर से 5-7 और खींच लेना, या ठीक है 45-50 सवाल आप करके आए तो आपके 27 क्वेश्चन आपके आ ही जाएंगे। तो कोई ज़्यादा डर नहीं है आउट फेल होने का, कोई डर नहीं है सीसेट में। बस प्रैक्टिस करो डेली, ऐसे क्वेश्चन करो 10 से 20 आपके अपने आप सवाल हो जाएंगे। डोंट वरी, अभी भी काफ़ी टाइम है, आप कर सकते हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।